नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम जनवरी 2023 के लिए कंप्यूटर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम जनवरी 2023 के लिए पार्ट नंबर 14 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले भी CPCT एग्जाम में या किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, एक ब्लैंक में कमांड्स होते हैं जिन्हें सिलेक्ट किया जा सकता है। एक ब्लैंक में कमांड्स होते हैं जिन्हें सिलेक्ट किया जा सकता है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर मल्टीपल कमांड्स होते हैं जिन्हें हम सिलेक्ट कर सकते हैं? तो आप जब भी कोई सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर में वर्क करते हैं, आपने देखा होगा उस सॉफ्टवेयर के अंदर मेन्यू होते हैं। मेन्यू के अंदर मल्टीपल क्या होते हैं? कमांड्स होते हैं। जैसे कि फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, इन सभी के अंदर मल्टीपल क्या होती हैं? कमांड होती हैं। तो एक मेन्यू में मल्टीपल कमांड्स होते हैं जिन्हें यूजर क्या कर सकता है? सिलेक्ट कर सकता है। इसको हम प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने MS वर्ड सॉफ्टवेयर को ओपन किया। अब देख सकते हैं MS वर्ड में एक मेन्यू होता है फाइल मेन्यू, जिसके अंदर मल्टीपल कमांड्स होती हैं। यह सभी कमांड होती हैं जिन्हें हम ऑप्शन भी कहते हैं। तो एक मेन्यू के अंदर मल्टीपल कमांड्स या ऑप्शन होते हैं जिन्हें यूजर क्या कर सकता है? सिलेक्ट कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मेन्यू। एक मेन्यू में मल्टीपल कमांड्स होते हैं जिन्हें सिलेक्ट किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। मेन्यू में मल्टीपल कमांड्स होते हैं जिन्हें यूजर सिलेक्ट कर सकता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एक्सेल वर्कशीट के सेल डेटा को एडिट करने के लिए किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एक्सेल वर्कशीट के सेल डेटा को एडिट करने के लिए किया जा सकता है? यहां पर आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है। आपसे क्या पूछा गया है? एक्सेल की वर्कशीट में सेल के अंदर जो डेटा है उसको यदि हमें एडिट करना है तो आप दिए गए ऑप्शन में से किस ऑप्शन को यूज कर सकते हो? सेल मतलब रो और कॉलम का इंटरसेक्शन। आप एक्सेल में जो भी डेटा टाइप करते हो वह सेल में टाइप होता है। सेल कैसे बनता है? रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से। रो और कॉलम को मिलाकर सेल बनता है। सेल में आपने जो भी डेटा टाइप किया है उसे हमें एडिट करना है, मतलब उसे चेंज करना है। तो आप निम्न में से किस ऑप्शन का यूज करेंगे? सेल को एडिट करने के कई तरीके होते हैं। जो सेल है उसमें आपने जो कंटेंट भरा है, जो डेटा भरा है, उसको एडिट करने के कई तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? आप सेल पर डबल क्लिक करें और सेल के डेटा को एडिट कर लें। दूसरा तरीका होता है आप सेल को सिलेक्ट करें और F2 की को प्रेस करें। F2। आपको यहां पर एक और क्वेश्चन तैयार करना है। सेल कंटेंट को एडिट करने के लिए हम F2 शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हैं। और तीसरा तरीका होता है जिस सेल का आपको डेटा एडिट करना है उस सेल को सिलेक्ट करें और फॉर्मूला बार से आप टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। मतलब सेल में जो डेटा भरा होता है उसको यदि हमें एडिट करना है तो हम सेल पर डबल क्लिक करके कर सकते हैं, F2 की से कर सकते हैं और साथ ही साथ कहां से कर सकते हैं? फॉर्मूला बार से। यहां पर आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है। जो सेल का कंटेंट होता है, जो सेल का डेटा होता है, वह फॉर्मूला बार में भी शो किया जाता है। कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सेल कंटेंट कहां शो किया जाता है, तो सेल कंटेंट को फॉर्मूला बार में भी शो किया जाता है। इस क्वेश्चन को हम प्रैक्टिकली एक्सेल पर समझ सकते हैं। तो चलते हैं एक्सेल पर। यह हमारा MS एक्सेल सॉफ्टवेयर है। आप देख सकते हैं यहां पर हमने कुछ सेल में कुछ डेटा टाइप किया है। अब यदि हमें यह डेटा एडिट करना है तो या तो हम इस सेल पर डबल क्लिक करेंगे, इसके बाद हम डेटा को एडिट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है? हम सेल को सिलेक्ट करें और F2 को प्रेस करें, इसके बाद हम डेटा को एडिट कर सकते हैं। तीसरा तरीका क्या होता है? हम सेल को सिलेक्ट करें और फॉर्मूला बार में जाकर हम अपने डेटा को एडिट कर दें। तो इस प्रकार से हम एक्सेल में सेल कंटेंट को या सेल के डेटा को तीन तरीके से एडिट कर सकते हैं। या तो सेल पर डबल क्लिक करके,
या सेल को सिलेक्ट करने के बाद F2 की प्रेस करके, या फिर सेल को सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मूला बार से। एक और क्वेश्चन हमने क्या तैयार किया कि जो सेल का कंटेंट है, सेल का डेटा है, वह सेल में तो दिखता है, साथ ही साथ कहां भी दिखता है, फॉर्मूला बार में। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सेल के कंटेंट को या सेल के डेटा को सेल के अलावा फॉर्मूला बार से भी एडिट किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में GUI का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में GUI का फुल फॉर्म क्या होता है। यहां पर आपको 2-3 क्वेश्चन तैयार करने हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब यह कंप्यूटर सिस्टम के लिए आवश्यक होता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर सिस्टम बूट नहीं हो सकता है। जैसे कि विंडोज, लाइनेक्स, यूनिक्स, डॉस, एंड्रॉयड, यह सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। हमसे पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में GUI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यह 2 कैटेगरी में होते हैं, एक होते हैं GUI, एक होते हैं CUI। GUI का मतलब क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और CUI का मतलब क्या होता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और CUI का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा और प्रोग्राम के टेम्परेरी स्टोरेज के लिए प्रयोग की जाने वाली कंप्यूटर मेमोरी को क्या कहा जाता है। डेटा और प्रोग्राम के टेम्परेरी स्टोरेज के लिए प्रयोग की जाने वाली कंप्यूटर मेमोरी को क्या कहा जाता है। यह बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपने कई तरीके से पढ़ा होगा। ऐसे भी पूछा जाता है यह क्वेश्चन, कौन सी मेमोरी डेटा और प्रोग्राम को टेम्परेरी स्टोर करती है, कौन सी मेमोरी डेटा को कुछ समय के लिए स्टोर करती है, कौन सी मेमोरी में डेटा को कंप्यूटर ऑन रहने तक स्टोर किया जाता है। यह मेमोरी होगी हमारी रैम। रैम एक ऐसी मेमोरी है जो किसी डेटा या प्रोग्राम को टेम्परेरी स्टोर करती है। जब तक कंप्यूटर सिस्टम ऑन रहता है तब तक रैम में डेटा स्टोर होता है, और जैसे ही कंप्यूटर सिस्टम को ऑफ किया जाता है रैम से डेटा डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिलीट हो जाता है। रैम एक प्राइमरी मेमोरी होती है, मेन मेमोरी होती है, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम डेटा और प्रोग्राम को टेम्परेरी स्टोर करती है, कुछ समय के लिए स्टोर करती है। जो डेटा अभी CPU के द्वारा यूज किया जाता है वह डेटा रैम में स्टोर हो जाता है, और कंप्यूटर सिस्टम को ऑफ करने पर रैम से डेटा डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिलीट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, रैम। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहां पर आपको रोम का फुल फॉर्म भी याद करना है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। EPROM जो कि रोम का एक टाइप है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EPROM का फुल फॉर्म क्या है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रैम। डेटा और प्रोग्राम के टेम्परेरी स्टोरेज के लिए प्रयोग की जाने वाली कंप्यूटर मेमोरी होती है रैम। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइसेस जो कंप्यूटर से जुड़े होते हैं जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड, क्या कहलाते हैं। डिवाइसेस जो कंप्यूटर से जुड़े होते हैं जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड, यह क्या कहलाते हैं। मतलब कंप्यूटर सिस्टम से जो डिवाइसेस जोड़ी जाती हैं जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, यह सभी क्या कहलाते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम से जो भी डिवाइसेस जोड़ी जाती हैं उन्हें कहा जाता है पेरिफेरल्स। पेरिफेरल्स या पेरिफेरल्स डिवाइस। कंप्यूटर सिस्टम से जो इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं उन्हें कहा जाता है पेरिफेरल्स या पेरिफेरल्स डिवाइसेस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर सिस्टम से जो भी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं वह इंटरनल भी हो सकती हैं और एक्सटर्नल भी हो सकती हैं, उन्हें कहा जाता है पेरिफेरल्स डिवाइसेस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहां पर आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन होता है, दिमाग होता है, और इसे प्रोसेसर भी कहा जाता है। तो यहां पर हमने एक और क्वेश्चन तैयार किया। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर सिस्टम से जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं उन्हें कहा जाता है पेरिफेरल्स डिवाइसेस। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में लॉजिकल ऑपरेशन किसके द्वारा किए जाते हैं? कंप्यूटर में लॉजिकल ऑपरेशन किसके द्वारा किए जाते हैं? कंप्यूटर सिस्टम में जो भी लॉजिक चेक होते हैं, कंडीशन चेक होती हैं, वह किसके द्वारा किए जाते हैं? कंप्यूटर सिस्टम में लॉजिकल ऑपरेशन किसके द्वारा किए जाते हैं? तो कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू का एक पार्ट होता है, सीपीयू का पार्ट एएलयू। जो सीपीयू होता है, प्रोसेसर होता है, वह 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। 3 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? एएलयू, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी। तो सीपीयू का जो एएलयू पार्ट होता है, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, वह सभी प्रकार के अर्थमेटिक कैलकुलेशन करता है, लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, किसी टास्क को रिपीट करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर में सभी प्रकार के लॉजिकल ऑपरेशन या अर्थमेटिक कैलकुलेशन किसके द्वारा किए जाते हैं? एएलयू के द्वारा किए जाते हैं। एएलयू सीपीयू मतलब प्रोसेसर का एक कंपोनेंट होता है और एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू के 3 कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या? एएलयू, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी। तो एएलयू सभी प्रकार के अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। यहां पर आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है। रजिस्टर, रजिस्टर क्या है? रजिस्टर कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सबसे छोटी और सबसे फास्ट मेमोरी होती है। रजिस्टर कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सबसे छोटी और सबसे फास्ट मेमोरी होती है, जो कि सीपीयू मतलब प्रोसेसर के अंदर ही होती है। तो इस क्वेश्चन में हमने 2 क्वेश्चन तैयार करे। कंप्यूटर में लॉजिकल ऑपरेशन कौन परफॉर्म करता है? एएलयू, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और रजिस्टर क्या है? रजिस्टर कंप्यूटर के अंदर सबसे छोटी और सबसे फास्ट मेमोरी होती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में टेक्स्ट का डिफॉल्ट केस क्या होता है? एमएस वर्ड में टेक्स्ट का डिफॉल्ट केस क्या होता है? यदि आपने हमारे प्रीवियस वीडियो को देखा है तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा। एमएस वर्ड में टेक्स्ट का डिफॉल्ट केस क्या होता है? हमने प्रीवियस वीडियोस में चेंज केस नाम का एक ऑप्शन समझा था, चेंज केस, और हमने चेंज केस से संबंधित करीब 5-6 प्रकार के क्वेश्चंस को समझा था। एमएस वर्ड में टोटल 5 प्रकार के केस यूज किए जाते हैं। 5 प्रकार के जो एमएस वर्ड है वह टेक्स्ट को टाइप करने के लिए 5 प्रकार के केस को सपोर्ट करता है। लोअर केस, अपर केस, सेंटेंस केस, कैप्सुलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। 5 प्रकार के केस होते हैं जो कि चेंज केस ऑप्शन के द्वारा चेंज किए जा सकते हैं। चेंज केस ऑप्शन की शॉर्टकट की क्या थी? शिफ्ट प्लस F3। शिफ्ट प्लस F3 से हम केस को एमएस वर्ड में चेंज कर सकते हैं। टोटल केस होते हैं 5 प्रकार के, लेकिन शॉर्टकट की से केवल 3 प्रकार के केस ही चेंज किए जा सकते हैं। 3 प्रकार के टोटल केस होते हैं एमएस वर्ड के 5, लेकिन शॉर्टकट की से केवल कितने केस चेंज किए जा सकते हैं? 3 केस। और एमएस वर्ड में जब आप कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो बाय डिफॉल्ट होता है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस मतलब आपने जो भी सेंटेंस टाइप किया है उसका पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी सभी लेटर स्मॉल होते हैं। लोअर केस में क्या होता है? सारे कैरेक्टर को स्मॉल में टाइप किया जाता है। अपर केस में सारे कैरेक्टर्स को कैपिटल में टाइप किया जाता है। सेंटेंस केस में पूरे सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होता है, बाकी सभी स्मॉल होते हैं। जबकि टॉगल केस में फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है, अदर सभी कैपिटल होते हैं। और टॉगल केस करता क्या है? जो भी कैरेक्टर स्मॉल में होते हैं उनको कैपिटल में बदल देता है, और जो कैपिटल में होते हैं उनको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देता है। तो यहां पर चेंज केस से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। एमएस वर्ड में टोटल कितने केस होते हैं? 5। चेंज केस की शॉर्टकट की क्या होती है? शिफ्ट प्लस F3। लेकिन शॉर्टकट की से हम कितने केस चेंज कर सकते हैं? 3। और एमएस वर्ड का डिफॉल्ट केस कौन सा होता है? सेंटेंस केस होता है। इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था। क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एमएस वर्ड में टेक्स्ट का डिफॉल्ट केस होता है सेंटेंस केस। इन सभी ऑप्शन को हम एमएस वर्ड में प्रैक्टिकली समझ सकते हैं।
तो चलते हैं एमएस वर्ड में। यहां पर हमने एक सैंपल टेक्स्ट टाइप किया है, सैंपल टेक्स्ट है। जब हमने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया तो होम टैब के अंदर फॉन्ट सेक्शन में एक ऑप्शन होता है चेंज केस। चेंज केस हमें कहां प्राप्त होता है एमएस वर्ड में? होम टैब के अंदर फॉन्ट सेक्शन में चेंज केस नाम का ऑप्शन होता है। यहां पर आपको टोटल 5 प्रकार के केस दिए जाते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट कौन सा केस होता है? सेंटेंस केस। आप देख सकते हैं हमारा जो टेक्स्ट टाइप है इसमें प्रत्येक सेंटेंस का केवल फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। जहां से भी हमारा सेंटेंस स्टार्ट हुआ है वहां पर हमें पहला कैरेक्टर कैपिटल शो किया जा रहा है। तो एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट कौन सा केस होता है? सेंटेंस केस। यदि हम इस पर क्लिक भी करेंगे तो आप देख सकते हैं हमें कोई आउटपुट चेंजेस शो नहीं किए जा रहे। क्यों? क्योंकि पहले से ही सेंटेंस केस है। अब यदि आप केस चेंज करते हैं तो आपको उसका इफेक्ट दिखाया जाएगा। दूसरा केस है लोअर केस। जैसे हमने लोअर केस को सिलेक्ट किया हमारा पूरा टेक्स्ट स्मॉल लेटर में आ गया। तीसरा केस होता है अपर केस। अपर केस से क्या होगा? सारा टेक्स्ट हमारा कैपिटल में टाइप हो जाएगा। नेक्स्ट केस होता है यहां पर कैप्सलाइज ईच वर्ड या कैपिटलाइज ईच वर्ड। इसको सिलेक्ट करने से हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल हो जाता है। और लास्ट केस होता है हमारा टॉगल केस। टॉगल केस ये करता क्या है? ये केस को रिवर्स कर देता है। केस को रिवर्स कर देता मतलब जो कैरेक्टर स्मॉल में होते हैं उनको कैपिटल में बदल देता है और जो कैपिटल में होते हैं उनको स्मॉल में बदल देता है। यह होता है टॉगल केस। तो एमएस वर्ड में 5 प्रकार के केस होते हैं। डिफॉल्ट होता है सेंटेंस केस। इसकी शॉर्टकट की क्या है? शिफ्ट प्लस F3, शिफ्ट प्लस F3। लेकिन शॉर्टकट की से केवल 3 केस सिलेक्ट किए जा सकते हैं, 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक ने डीबीडी का स्थान लिया है। ब्लैंक ने डीबीडी का स्थान लिया है। यह क्वेश्चन हमने सीपीसीटी के ओल्ड पेपर में से ही निकाले हैं। सीपीसीटी के जो पुराने पेपर हो चुके हैं वह सभी सीपीसीटी की वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं। तो वहां से हमने पेपर को डाउनलोड किया है और उन पेपर में से ही यह सभी क्वेश्चन हमने सिलेक्ट करे हैं। मतलब इसी प्रकार से पेपर में क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। यहां पर हमसे पूछा गया है ब्लैंक ने डीबीडी का स्थान लिया है। अब यहां पर आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना होगा। ब्लैंक ने डीबीडी का स्थान लिया है। डीबीडी क्या है? एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। सीडीबी क्या है? एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। आपको पता होगा कि सीडी में 700 MB तक डेटा स्टोर होता है, 700 MB तक। यदि सीडी से ज्यादा डेटा स्टोर करना है तो क्या यूज करते हैं? डीबीडी। डीबीडी में कितना डेटा स्टोर हो जाता है? 4.7 GB। लेकिन अब डीबीडी से भी ज्यादा डेटा स्टोर करना है तो हम यूज करेंगे ब्लूरे डिस्क का। ब्लूरे जो कि वन साइड पर मतलब एक साइड पर लगभग 50 GB डेटा को स्टोर करती है। और यदि हम दोनों साइड पर डेटा स्टोर करें तो लगभग कितना हो जाएगा? 100 GB। और यह भी एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। मैग्नेटिक डिस्क तो हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क है, मैग्नेटिक टेप तो अलग डिस्क हो गई एक। तो यहां पर जो ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस हैं उनसे संबंधित हमसे क्वेश्चन पूछा गया। सबसे छोटी मेमोरी किसकी है? सीडी की, 700 MB। उससे ज्यादा तो डीबीडी। उससे भी ज्यादा यदि हमें यूज करना है ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस तो क्या करेंगे हम? ब्लूरे डिस्क। ब्लूरे डिस्क में एक साइड पर लगभग 50 GB डेटा स्टोर हो जाता है। तो यदि हम दोनों साइड पर डेटा स्टोर करेंगे तो लगभग कितना हो जाएगा? 100 GB। और यह भी एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। तो ब्लूरे डिस्क ने डीबीडी का स्थान लिया है क्योंकि सीडी में सबसे कम डेटा आता, उससे ज्यादा किस में आ गया? डीबीडी में। और उससे भी ज्यादा डेटा रखना तो क्या यूज की जाती है? ब्लूरे डिस्क। यहां पर आपको 2-3 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी में कितना डेटा बनता है? 700 MB। डीबीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डीबीडी में कितना डेटा स्टोर हो सकता है? 4.7 GB तक। और ब्लूरे डिस्क भी एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है जिसमें लगभग 100 GB तक डेटा स्टोर किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ब्लूरे डिस्क ने डीबीडी का स्थान लिया है। देखते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में फिल्टर अप्लाई करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? एमएस एक्सेल में फिल्टर अप्लाई करने के लिए
किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। फिल्टर क्या होता है? यदि आपने MS एक्सेल में एक बड़ी टेबल बनाई है, एक बड़ा डेटाबेस बनाया है और आपको उस डेटा में से, उस टेबल में से कुछ आवश्यक डेटा को यदि सेलेक्ट करना है तो आप किसका यूज कर सकते हैं? फिल्टर का। मतलब फिल्टर एक बड़ी टेबल में से, एक लार्ज टेबल में से आपको रिक्वायर्ड डेटा सिलेक्ट करने की सर्विस प्रोवाइड करता है। यदि हमने एक बड़ा टेबल बनाया है और उस टेबल में से हमें केवल कुछ डेटा सिलेक्ट करना है, एक कंडीशन के आधार पर डेटा को सर्च करना है, तो हम फिल्टर का उपयोग करते हैं। और फिल्टर को यूज करने के लिए एक्सेल में दो शॉर्टकट की होती हैं। एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट एल, कंट्रोल शिफ्ट एल। दूसरी शॉर्टकट की होती है ऑल्ट डी एफ एफ। आपको ऑल्ट की को प्रेस करना है, देन डी की को प्रेस करना है, उसके बाद एफ की को 2 बार प्रेस करना है। तो MS एक्सेल में यदि हमें फिल्टर अप्लाई करना है तो हम 2 शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं। एक तो होती है कंट्रोल शिफ्ट एल, इसके अलावा एक और शॉर्टकट की हम क्या यूज कर सकते हैं? ऑल्ट डी एफ एफ। और फिल्टर क्या होता है? फिल्टर एक बड़ी टेबल में से हमें आवश्यक डेटा को सिलेक्ट करने की, सर्च करने की सुविधा प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल शिफ्ट एल या ऑल्ट डी एफ एफ से हम एक्सेल में फिल्टर को अप्लाई कर सकते हैं। इसको हम प्रैक्टिकली एक्सेल पर समझ सकते हैं। चलते हैं एक्सेल पर। एक्सेल में आपने जो भी टेबल बनाया है, जो भी डेटा भरा है, आप उसको सिलेक्ट करें या किसी भी एक सेल पर कर्सर रखें। इसके बाद कंट्रोल शिफ्ट एल को प्रेस करें। कंट्रोल शिफ्ट एल, आप देख सकते हैं यहां पर फिल्टर अप्लाई हो गया है। यह जो कॉम्बो बॉक्स, यह जो ड्रॉप एंड डाउन बॉक्स आ जाता है, यह फिल्टर को रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार से आप ऑल्ट डी एफ एफ से भी फिल्टर को अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने फिल्टर अप्लाई किया है तो वह रिमूव हो जाएगा और फिल्टर अप्लाई नहीं किया है तो फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। तो एक्सेल में यदि आपको फिल्टर को अप्लाई करना है तो आपके पास 2 शॉर्टकट की हैं। या तो आप कंट्रोल शिफ्ट एल को प्रेस करें या फिर आप ऑल्ट डी एफ एफ को प्रेस करें। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, जिसको हिंदी में बोला जाता है पहुंच नियंत्रण प्रणाली का एग्जाम्पल है। ब्लैंक एक्सेस कंट्रोल सिस्टम या पहुंच नियंत्रण प्रणाली का एग्जाम्पल है। हमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन एक्सेस कंट्रोल सिस्टम या पहुंच नियंत्रण प्रणाली का एग्जाम्पल है। एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का मतलब क्या है? किसी यूजर को किस रिसोर्स का एक्सेस दिया गया है या एक्सेस नहीं दिया गया है, यह डिसाइड करता है एक्सेस कंट्रोल सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, आपका मोबाइल है, आप अपना मोबाइल किसी और यूजर को यदि एक्सेस करना देना चाहते हैं तो आपको अपने मोबाइल में यदि कोई लॉक लगा है तो उसका पासवर्ड यूजर को बताना होगा। यदि आपकी कोई फाइल है, आपने कोई फाइल बनाई है और यूजर आपकी वो फाइल ओपन कर पाए ना कर पाए, आपने उस पर एक पासवर्ड लगाया है, तो वह क्या कहलाएगा? एक्सेस कंट्रोल। या हमने एक फाइल बनाई, वो फाइल हमने किस यूजर के साथ शेयर करी है, किस यूजर के साथ शेयर नहीं करी है, यह भी किसका एग्जाम्पल हो गया? एक्सेस कंट्रोल का। एक्सेस कंट्रोल का मतलब क्या है? किसी रिसोर्स का किस यूजर को एक्सेस दिया गया है या किस यूजर को एक्सेस नहीं दिया गया है, यह डिसाइड करता है एक्सेस कंट्रोल सिस्टम। तो यहां पर हमें बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का एग्जाम्पल क्या है। एक्सेस कंट्रोल सिस्टम मतलब आप अपने फिंगरप्रिंट को स्कैन कर सकते हैं, आप अपने फेस को डिटेक्ट कर सकते हैं, रेटिना को स्कैन कर सकते हैं और वॉइस को स्कैन कर सकते हैं। मतलब किसी रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए आपको जो अपना थंब एक्सप्रेशन स्कैन करना होता है, फिंगरप्रिंट स्कैन करने होते हैं, फेस डिटेक्शन का यूज करना होता है, रेटिना स्कैन करनी होती है या फिर आपको वॉइस स्कैन करनी होती है, यह सभी किसके एग्जाम्पल होते हैं? एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के। पहले आपके किसी एक आइडेंटिटी को वेरीफाई किया जाता है, उसके बाद ही आपको कोई रिसोर्स एक्सेस करने दिया जाता है। तो इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा? रेटिना को स्कैन करना, जैसे थंब एक्सप्रेशन, फिंगरप्रिंट, फेस डिटेक्शन, यह सभी किसके एग्जाम्पल होते हैं? एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? रेटिना को स्कैन करना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है।
देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंटर ड्राइवर क्या है? प्रिंटर ड्राइवर क्या है? प्रिंटर ड्राइवर क्या है? यहां पर इस क्वेश्चन को हमें थोड़ा सा समझना होगा। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक हार्डवेयर डिवाइस है। प्रिंटर एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। प्रिंटर एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। लेकिन जब आप प्रिंटर को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे तो आप प्रिंटर को डायरेक्ट यूज नहीं कर पाएंगे, आप डायरेक्ट प्रिंट आउट नहीं निकाल पाएंगे। आपको उस प्रिंटर का जो सॉफ्टवेयर होता है पहले वह अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होगा। जब आप कोई भी स्पेशल टाइप की हार्डवेयर डिवाइस को, जैसे प्रिंटर, स्कैनर, फिंगरप्रिंट स्कैन करने वाली मशीन, मॉडेम, इस प्रकार की जो स्पेशल डिवाइस होती हैं, जब उनको आप अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करते हो तो वह डायरेक्ट यूज नहीं होती हैं। पहले हमें इन डिवाइस से संबंधित सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होता है। और जो डिवाइस के सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें कहा जाता है ड्राइवर। जैसे प्रिंटर का सॉफ्टवेयर, स्कैनर का सॉफ्टवेयर, मॉडेम का सॉफ्टवेयर, उन्हें क्या कहा जाता है? ड्राइवर। तो प्रिंटर ड्राइवर क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है। प्रिंटर को यदि हमें यूज करना है कंप्यूटर पर तो प्रिंटर को कनेक्ट तो करना होगा, लेकिन प्रिंटर का जो सॉफ्टवेयर है, प्रिंटर से संबंधित जो सॉफ्टवेयर है उसको अपने कंप्यूटर में भी इंस्टॉल करना होता है। तो जो डिवाइस के ड्राइवर होते हैं वह क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर। विदाउट सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करे हम इन सभी डिवाइस को यूज नहीं कर सकते हैं। यहां पर आपको एक चीज और समझनी होगी, जब हम कीबोर्ड को, माउस को, पेन ड्राइव को कनेक्ट करते हैं तब तो हमें कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना होता है, वह तो ऑटोमेटिक जैसे ही हम कनेक्ट करते हैं वह वर्किंग करने लगते हैं। यह डिवाइस कहलाती है प्लग एंड प्ले डिवाइस। प्लग एंड प्ले का मतलब क्या है? जैसे ही आपने कीबोर्ड को लगाया, माउस को लगाया, वह वर्किंग करने लगता है। इसका आपको अलग से ड्राइवर या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कीबोर्ड और माउस बेसिक इनपुट डिवाइस हैं, यह तो यूज की ही जाती हैं। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके अंदर पहले से कीबोर्ड और माउस से संबंधित ड्राइवर को इंस्टॉल कर दिया गया है ताकि आपको कीबोर्ड और माउस का अलग से ड्राइवर इंस्टॉल ना करना पड़े। लेकिन जैसे ही आप कोई स्पेशल टाइप का हार्डवेयर कनेक्ट करते हो उसका ड्राइवर मतलब सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रिंटर ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइनेक्स में ब्लैंक कमांड का प्रयोग करंट वर्किंग डायरेक्टरी की लोकेशन को शो करने के लिए किया जाता है। लाइनेक्स में ब्लैंक कमांड का प्रयोग करंट वर्किंग डायरेक्टरी की लोकेशन को शो करने के लिए किया जाता है। यहां पर यह क्वेश्चन आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि लाइनेक्स में कौन सी कमांड करंट वर्किंग डायरेक्टरी के नेम को शो करती है, क्योंकि जब लोकेशन शो होगी तो उसका नाम भी आएगा। तो लाइनेक्स जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और लाइनेक्स को लिनक्स टोरवॉल्स के द्वारा बनाया गया है। लाइनेक्स एक बहुत ही पावरफुल और सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो लाइनेक्स में वर्क करने के लिए मल्टीपल टाइप की कमांड यूज की जाती हैं। हमसे पूछा गया है करंट वर्किंग डायरेक्टरी की यदि लोकेशन या उसका नाम शो करना है तो हम कौन सी कमांड का यूज करेंगे। करंट वर्किंग डायरेक्टरी का मतलब क्या है? जिस डायरेक्टरी में अभी आप हैं, जिस डायरेक्टरी में अभी आप काम कर रहे हैं उसे कहा जाता है करंट वर्किंग डायरेक्टरी। वर्किंग डायरेक्टरी मतलब वह फोल्डर जिसमें आप अभी काम कर रहे हैं। डायरेक्टरी का मतलब है फोल्डर। फॉर एग्जाम्पल आपने डी ड्राइव में एक फोल्डर बनाया है टुडे नाम का, और टुडे के अंदर भी आपने एक फोल्डर बनाया है फॉर एग्जाम्पल S1। अभी आप S1 फोल्डर में हो तो यह S1 आपका क्या कहलाएगा? करंट वर्किंग डायरेक्टरी। आप इसके अंदर हो अभी। तो इसका यदि हमें लोकेशन, इसका नाम शो करना है तो हमें यूज करनी होती है लाइनेक्स में pwd कमांड। pwd का फुल फॉर्म क्या है? प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी या प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, जो भी आपकी अभी वर्किंग डायरेक्टरी है उसकी लोकेशन, उसके नाम को शो करती है कौन सी कमांड? pwd करंट वर्किंग डायरेक्टरी की लोकेशन और नाम को शो करती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। यहां पर लाइनेक्स में यदि हमें करंट वर्किंग डायरेक्टरी का लोकेशन या नाम पता करना है तो
तो हम कौन सी कमांड यूज करेंगे, PWD, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी या प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML पेज को पढ़ने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। HTML पेज को पढ़ने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML के द्वारा वेब पेज बनाए जाते हैं या HTML डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। वेब पेज क्या होता है, एक वेबसाइट का पेज। एक वेबसाइट मल्टीपल वेब पेजेस से बनी होती है और वेबसाइट का जो पेज होता है उसे कहा जाता है वेब पेज। वेब पेज को बनाने के लिए HTML का यूज किया जाता है। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यहां पर हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, HTML पेज को ओपन करने के लिए या HTML पेज को पढ़ने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। यहां पर HTML पेज को पढ़ने से मतलब है HTML पेज को ओपन करना। तो यदि हमें कोई भी वेब पेज या वेबसाइट ओपन करनी होती है तो वेब ब्राउजर की आवश्यकता होती है। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि किसी वेब पेज या वेबसाइट को ओपन करने की सुविधा प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, वेब ब्राउजर। जैसे कि गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा मिनी, मोजिला फायरफॉक्स, यह सभी वेब ब्राउजर होते हैं जो कि वेब पेज और वेबसाइट को ओपन करने की सुविधा प्रदान करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है गूगल क्रोम ब्राउजर में यदि टेक्स्ट ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है तो आप टेक्स्ट की साइज कैसे बढ़ाएंगे। गूगल क्रोम ब्राउजर में यदि टेक्स्ट ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है तो आप टेक्स्ट की साइज कैसे बढ़ाएंगे। यह थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। गूगल क्रोम ब्राउजर में यदि टेक्स्ट ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है तो आप टेक्स्ट की साइज कैसे बढ़ाएंगे। मतलब यहां पर आपसे पूछा गया है यदि आपको गूगल क्रोम की स्क्रीन को जूम करना है तो आप कैसे करेंगे। मैक्सिमम सॉफ्टवेयर में स्क्रीन को जूम करने की एक ही शॉर्टकट की होती है। मैक्सिमम सॉफ्टवेयर में यदि हमें जूम को बढ़ाना है तो कंट्रोल के साथ प्लस का यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस प्लस शॉर्टकट की क्या है हमारी, कंट्रोल के साथ प्लस को प्रेस करेंगे तो जो गूगल क्रोम की स्क्रीन हमारे सामने खुली है वह जूम हो जाएगी। और यदि उसको घटाना है, कम करना है जूम को, तो आप कंट्रोल माइनस का भी यूज कर सकते हैं। तो मैक्सिमम सॉफ्टवेयर में आपको यदि स्क्रीन को जूम इन जूम आउट करना है तो कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। गूगल क्रोम ब्राउजर में यदि आपको टेक्स्ट ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, उसकी साइज बहुत छोटी है, तो आप स्क्रीन को जूम कर सकते हैं जिससे आपको टेक्स्ट बड़ी साइज पर दिखेगा और आप टेक्स्ट को ठीक तरीके से पढ़ पाएंगे। उसके लिए शॉर्टकट की क्या यूज करेंगे, कंट्रोल के साथ प्लस। इसको हम प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं। यह हमारा गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है। यदि हमें इसकी स्क्रीन को जूम करना है तो हम कंट्रोल के साथ प्लस को यूज करेंगे। आप देख सकते हैं कंट्रोल प्लस से हमारा जो ब्राउजर है वह जूम हो गया है और कंट्रोल माइनस से हम वापस जूम परसेंटेज को कम कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस से ब्राउजर की स्क्रीन को जूम इन जूम आउट किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउजर माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउजर माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है। ब्राउजर क्या है, वेब ब्राउजर, जो कि वेब पेज और वेबसाइट को ओपन करने की सुविधा प्रदान करता है। जैसे कि गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, सफारी, यह सभी वेब ब्राउजर होते हैं। और वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो वेब पेज या वेबसाइट को ओपन करने की सुविधा देता है। हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउजर माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है इंटरनेट एक्सप्लोरर को। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो आज की वीडियो में हमने
सीपीसीटी एग्जाम के लिए और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 15 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कुछ और भी क्वेश्चन तैयार करने मिल जाते हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।